ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड में होने वाले जितने रिवोल्यूशन वगैरह थे, जिसमें से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अमेरिकन रिवोल्यूशन को खत्म किया था। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो देखो, फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ने से पहले हमें अमेरिकन रिवोल्यूशन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंच रिवोल्यूशन रिलेटेड है अमेरिकन रिवोल्यूशन से। ठीक है, हाँ, फ्रेंच अमेरिकन रिवोल्यूशन से। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, जैसे ये है फ्रांस, है ना, ये है अमेरिका और ये है यूके, बरोबर। अब जैसा कि हाँ, इधर है, ये फ्रांस है, ये अमेरिका है, ये यूके है। और हमको पता है कि भाई जो यूके था या ब्रिटेन था, ये पूरी दुनिया पर कब्जा करके रखा हुआ था, है ना। चाहे वो भारत हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, हर जगह इन्हीं लोग का कब्जा हुआ करता था। लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका में लोगों ने रिवोल्ट किया और अपने आप को इससे ब्रिटेन से स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, ब्रिटेन से स्वतंत्र कर लिया। कैसे स्वतंत्र किया? क्या ब्रिटेन और यूएसए आपस में आकर के पैक्ट साइन किए? तो नहीं, इन दोनों को, मतलब अमेरिका को ब्रिटेन से फ्री कराने के लिए बीच में कौन कूदा था? तो फ्रांस का जो राजा था, लुईस 14वां। ठीक है, लुईस 14वां, लुईस 14वां। इसने क्या कहा, क्योंकि ये दोनों ये अमेरिका वाले थे और यूके वाले थे, ये दोनों ही डरा करते थे कि अगर अमेरिका वाले यूके में जाए तो कहीं यूके वाले हमें थूर ना दे। और यूके वाले डरते थे कि अगर यहाँ यूएसए में जाए तो यूएसए में सारे के सारे यूके के क्रिमिनल्स भरे हुए थे, वो लोग पकड़ के इनको थूर ना दे, इसलिए दोनों कहीं जा नहीं रहे थे। तो बीच में कौन आया? फ्रेंच किंग लुईस 14वां। इसने दोनों को कहाँ बुलाया? फ्रांस में, और कहा यूके से, भाई देखो, तुम यूएसए को क्या कर दोगे? फ्री कर दोगे। ठीक है, यूएसए को फ्री कर दोगे। तो देखो, अब यहाँ जो फ्रांस का राजा कौन? लुईस 14वां। इसने बुलाया कब? 1783 में एक पैक्ट होता है जिसे पेरिस पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पेरिस पैक्ट। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस, वहां पर होता है पेरिस पैक्ट। पेरिस पैक्ट 1783 में ये होता है। क्या कहा जाता है कि भैया जो यूके है वो यूएसए को क्या कर देगा? फ्री कर देगा। ठीक है, यूएसए को फ्री कर दिया जाएगा। उसके बाद फ्रांस के राजा ने कहा कि देखो, यूएसए वालों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा। तो यूएसए वालों ने 1789 इन्होंने अपना क्या बना लिया? जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें जो है फ्रांस की जनता ऑब्जर्व कर रही थी, ये देख रही थी कि कैसे हमारा राजा, देखो ये राजा का पहले शकल देख लो, ऊपर पूरा मर्द दिख रहा है, नीचे औरत दिखता है। ठीक है, नीचे क्या पहना हुआ है? जो लेडीज लोग वो अपना पहनती है, उसके बाद ये हाई हील का जूता उता पहना है। तो ये लोग ना, फ्रांस का जो राजा था इतना क्रूर निर्दयी हुआ करता था कि इसको जनता से कुछ लेना देना नहीं था। फ्रांस में एकदम गरीबी फैली हुई थी, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन इसको अपने देश की कुछ नहीं पड़ी हुई है। ये दो देशों के बीच में क्या करवा रहा है? मध्यस्थता, मीडिएटर का काम कर रहा है। ये यूके से किसको अलग करवा रहा है? इसको फ्री करवा रहा है यूएसए को। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजों को कौन ऑब्जर्व कर रहा था? फ्रांस की जनता। अब फ्रांस की जनता देखा है, बाप रे बाप, यूएसए जो है एक छोटा सा ब्रिटेन इससे अलग हो गया, तो हम लोग जो है अपने राजा से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। फ्रांस की जनता ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। राजा के खिलाफ पूरी तरीके से विद्रोह कर दिया। अब एक सिनेरियो समझाता हूँ कि फ्रांस में किस तरीके से जो है गरीबी छाई हुई थी। ठीक है, एक बार क्या होता है कि इस राजा की जो औरत मतलब इसकी रानी जो रहती है, रानी, तो रानी अपने शहर से गुजर रही होती है फ्रांस से। ठीक है, जब शहर से गुजर रही होती है तो बहुत सारी जो महिलाएं, बच्चे भूख से बिलख रहे होते हैं, तो वो लोग ना उसकी गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगते हैं और एक गुहार लगाते हैं, रोटी रोटी रोटी। रोटी को लोग क्या कहते हैं? ब्रेड कहते हैं।
ठीक है, ब्रेड 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 करके उसके पीछे भागने लगते हैं। तो रानी जो रहती है वो अपने सहेली से पूछती है, जो उसकी रहती है ना रानियों की एक प्रमुख कर्ता धर्ता रहेगी, दासी वासी रहेगी, तो उससे पूछती है ये लोग ब्रेड ब्रेड क्यों कर रहे हैं। उसकी दासी कहती है कि इनके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है। तो रानी कहती है खाने के लिए ब्रेड नहीं है तो वो लोग केक खा लो। क्या खा लो? केक खा लो। अब मतलब रानी को इस बात का पता नहीं चल रहा है कि ये लोग के पास रोटी ज्यादा चीप है या केक ज्यादा चीप है। जिसके पास रोटी खाने को कुछ नहीं है वो केक कहाँ से खाएगा? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके की मेंटेलिटी थी वहां के रानी की। तो उसको गरीब क्या होता है इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, या गरीबी क्या होती है इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। ठीक है, अब जब इसने कहा कि केक खा लो, वहां की जनता तो पूरी तरीके से और भड़क गई। उसको लग रहा था जनता को वहां के कि चलो राजा जो है थोड़ा निर्दयी है, वो नहीं समझता है, लेकिन रानी को तो समझना चाहिए। बट रानी का भी ये जवाब सुन करके वहां की जनता और भड़क गई और किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया पूरी तरीके से? राजा। राजा कौन था वहां का? ये लुईस 14वां। लुईस 14वां, ठीक है, लुईस 14वां। लुईस 14वां। अब देखो, ये जो राजा था इसने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश करी। ठीक है, विद्रोह को क्या करने की कोशिश करी? सप्रेस करने की कोशिश करी। सप्रेस करने के लिए इसने ना एक टैक्स लगा दिया। टैक्स जो सिर्फ किसको देना था? कॉमन लोगों को। टैक्स कॉमन पीपल को। ठीक है, अब देखो ये जो राजा की असेंबली होती थी टैक्स लगाने के लिए, जैसे हमारे देश में अगर टैक्स लगाना है तो पहले रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, है कि नहीं? उसके बाद जो है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो फ्रांस की असेंबली होती थी उसको कहते थे जनरल स्टेट। ठीक है, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये है असेंबली, ठीक है, इस असेंबली में 3 हिस्से होते थे, एक लेफ्ट, एक राइट, और यहाँ पर बैठता था राजा। बीच में कौन बैठा था? राजा, ठीक है, किंग। और किंग के ही साइड में बैठते थे अमीर लोग, रिच पीपल। रिच पीपल को वहां पर क्या कहा जाता था? कुलीन। कुलीन, कुलीन, ठीक है, कुलीन। और ये जो लेफ्ट था, लेफ्ट में रहती थी पब्लिक, आम जनता। पब्लिक, पब्लिक। और राइट में एक अलग से सदन होता था, उसे कहा जाता था पोप। जो पादरी होते थे, पादरी, पादरियों का सदन। सोचो उस वक्त में पादरियों का कितना इन्फ्लुएंस हुआ करता था। ठीक है, देखो एक होता था राजा, एक साइड में राजा, दूसरे साइड में मतलब राजा के ही पक्ष में कौन होते थे? जो रिच पीपल होते थे। रिच पीपल को वहां क्या कहा जाता था? कुलीन। उसके बाद राइट में कौन होते थे? पोप। पोप पादरी जितने होते थे। और लेफ्ट में कौन होते थे? आम जनता, कॉमन पीपल, आम जनता। अब देखो ये जो पब्लिक की संख्या होती थी, पब्लिक की संख्या वो लगभग 600 के आसपास होती थी। लगभग 600 के आसपास होती थी। जो रिच पीपल होते थे इनकी संख्या लगभग 300, और पादरियों की संख्या भी लगभग 300 होता था। और एक होता था राजा। ठीक है, तो इस पब्लिक के जो वोट होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुलीन, पादरी और राजा तीनों का वोट काफी है कि नहीं? हाँ। अब देखो ये जो राजा रहता था, ये राजा हमेशा इन कुलीन, रिच पीपल और पादरियों के फेवर में ही क्या बनाता था? नियम कानून बनाता था। सारे के सारे जितने भी लॉ पास होते थे वो किसके फेवर में होते थे? रिच पीपल और पादरियों के फेवर में। जिसकी वजह से पब्लिक क्या करती थी? उनका विरोध करती थी। उसके जो भी लॉज होते थे उनका विरोध करती थी। अब इसी कंसेप्ट को आज के टाइम पीरियड में क्या कर दिया गया? इन्वॉल्व कर दिया गया है। जब भी कोई इंसान करंट गवर्नमेंट की आलोचना करता है, उसके नियम का जो है क्या करता है? अपोज करता है, तो उसे कहा जाता है कि वो लेफ्टीज है। क्यों? क्योंकि फ्रेंच में जो सिस्टम था वहां पर राजा की आलोचना करने वाले कहाँ बैठते थे? लेफ्ट में।
और राजा के जो सपोर्टर थे वो कहाँ बैठते थे? राइट में, सपोर्टर। तो आज के टाइम पीरियड में जो इंसान गवर्नमेंट का सपोर्ट करता है उसे राइटिस्ट कहा जाता है, राइट विंग का कहा जाता है, और जो इंसान गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करता है, उनका अपोज करता है, उसे लेफ्ट विंग का कहा जाता है। तो ये दो वर्ड बहुत हमें कॉमनली सुनने को मिलता है कि कौन राइट विंग का है और कौन लेफ्ट विंग का है। समझा? तो क्लियर हुआ? हाँ। अब देखो, कभी भी जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट के ही समर्थन में रहते हैं, उनका किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के साथ कोई खासा रिश्ता नहीं होता है। जैसे मान लो भारत में चाहे अभी नरेंद्र मोदी की सरकार हो या राहुल गांधी की सरकार हो, टाटा हो, अंबानी हो या बिरला हो, वो सबके साथ मिलजुल के रहेंगे, सबकी तारीफ करेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस चलाना है और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर के बिजनेस तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी जो रिच लोग होते हैं, कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, वो किसके सपोर्ट में रहते हैं? हमेशा गवर्नमेंट के, यानी उस वक्त में राजा के सपोर्ट में हुआ करते थे। तो राजा ने लोगों के द्वारा, लोग जो विद्रोह किए थे, रिवोल्ट किए थे, उसको सप्रेस करने के लिए जो टैक्स लगाया, वो टैक्स खाली क्या रिच लोगों को देना था? नहीं। क्या पोप को देना था? नहीं। सिर्फ किसे देना था? पब्लिक को देना था, कॉमन पीपल को, कॉमन पीपल को। इतना क्लियर हुआ? अब जो है जनता और भड़क गई, बोली ऐसा ये कैसा जो है टैक्स है जो न कुलीन को देना है न पोप को देना है, साला सिर्फ हमें ही देना है? सिर्फ हमें ही देना है। और प्रोटेस्ट तेजी के साथ बढ़ने लगा। अब यहाँ की जनता, उसके जो राजा का वो ये महल था, महल के बाहर ना एक बहुत बड़ा मैदान था टेनिस का। ठीक है, टेनिस का बहुत बड़ा मैदान था। वहां पर वो लोग इकट्ठा हुए और आपस में बातचीत करने लगे कि किस तरीके से अब इस राजा को हमें उखाड़ फेंकना है। ठीक है, तो लोग जब टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए तो लोगों ने ओथ लिया है। क्या ओथ लिया? कि हमें राजा को उखाड़ फेंकना है। तो पूछता है, टेनिस ओथ का रिलेशन किस रिवॉल्यूशन से है? ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। टेनिस ओथ का रिलेशन किस रिवॉल्यूशन से है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, तो टेनिस कोर्ट में खड़े होकर के लोगों ने क्या ओथ लिया कि हम इस राजा का जो पूरा का पूरा ये रूल चल रहा है, ड्रैकोनियन रूल चल रहा है, उसे हम उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाएंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, अब जैसे राजा के बाद पता चली, राजा ने इन सबको उठा करके, एक वहां पर उसका महल था, उसे कहा जाता था बास्तिल दुर्ग या बास्तिल फोर्ट, बास्तिल फोर्ट। ठीक है, क्या कहा जाता था? बास्तिल फोर्ट, बास्तिल फोर्ट या बास्तिल दुर्ग, हिंदी में बास्तिल दुर्ग। इसकी दीवारें इतनी बड़ी बड़ी थी कि कोई भी इंसान इसको क्रॉस करके निकल नहीं सकता था। ठीक है, इसको क्रॉस करके निकल नहीं सकता था। तो जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सबको उठा करके बास्तिल दुर्ग में डाल दिया। और पता चला लोगों को, जो फ्रांस की दूसरी जनता थी बची हुई, उनको पता चला कि ये राजा ना दूसरे देशों से सैनिक मंगवाया है, जितने भी प्रोटेस्टर हैं उनको क्या करने के लिए? मारने के लिए। अब पूरी की पूरी फ्रांस की जनता उठ गई, जिनके घर में जो भी था, लाठी, डंडा, कुदाल, हसुआ, फरसा, फरसी, खुरपा, खुरपी, सब लेके निकल गए और सब मारते 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 इस बास्तिल दुर्ग को ढहा दिया, आगजनी कर दी, पूरी तरीके से इसे तोड़ दिया। समझ में आया क्या? तोड़ दिया। और ये घटना कब होती है? 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, 1789। ठीक है, 1789। इस दिन को ये लोग क्या किए? पूरी तरीके से किसको तोड़ दिया? बास्तिल दुर्ग को ढहा दिया गया। बास्तिल दुर्ग को ये लोग ढहा दिए। और यहाँ की जो फ्रेंच की महिलाएं थी, 10,000 महिलाएं राजा के महल में घुस गई।
और राजा रानी को पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मारने लगी। इन महिलाओं के अटैक को इतिहासकारों ने कहा चुड़ैलों का धावा। क्या कहा था? चुड़ैलों का धावा। बताओ, अगर ये चीज, ये वर्डिंग्स हमारे भारत में यूज हुआ था तो अब तक ये नाम बदल गया होता, क्योंकि कोई रिवोल्यूशनरी है वो किसी अंग्रेज के खिलाफ या किसी जो है ड्रकोनियन सिस्टम के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको हम इस नाम से बुलाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो फ्रेंच वालों को भी ये चीज समझना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि भाई तुम महिलाओं का ये जो प्रोटेस्ट था उसको चुड़ैल, विचेस जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं कि अटैक ऑफ विचेस, है ना, अटैक ऑफ विचेस। इन्हें तुम विच क्यों कह रहे हो, चुड़ैल क्यों कह रहे हो? वो कोई चुड़ैल थोड़ी थी। उन्होंने तो अपनी और जनता मतलब दूसरों की भलाई के लिए उस राजा के उस सिस्टम को उखाड़ फेंका था, तो चेंज करना चाहिए, है कि नहीं? तो इसमें 2 क्वेश्चन याद रखना कि भाई टेनिस कोर्ट ओथ का रिलेशन किस रिवोल्यूशन से है? फ्रेंच। बास्टिल दुर्ग या बास्टिल फोर्ट का रिलेशन किस रिवोल्यूशन से है? फ्रेंच। बास्टिल फोर्ट को कब गिरा दिया गया? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789। और 14 जुलाई को ही जितने भी ये फ्रांस वाले थे ये लोग अपना क्या मनाने लगे? इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। इतना क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर जब ये सारा का सारा चीज हुआ तो यही फ्रेंच वालों ने स्लोगन दिया कि अब हमारे यहाँ कोई भी अमीरी और गरीबी का डिफरेंस नहीं रहेगा। उन्होंने स्लोगन दिया इक्वालिटी का। स्लोगन किसका दिया? इक्वालिटी। कि कोई भी गरीब अमीर का हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं रहेगा, इसलिए हम क्या है, सब इक्वलिटी है, हम सब फ्री है। तो उन्होंने फ्रीडम का स्लोगन दिया और कहा कि हम सब मिलजुल कर रहेंगे, इसलिए भ्रातृत्व भाव या फ्रेटर्निटी ये 3 वर्ड को इंक्लूड किया गया और यही तीनों वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। कहेगा कि ये इक्वलिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है? फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। फ्रेंच अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 14th of July 1789। 14th of July 1789। चुड़ैलों का धावा या अटैक ऑफ विचेस किससे रिलेटेड है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जहां 10,000 से अधिक महिलाएं घुस गई थी राजा के महल में। टेनिस कोर्ट ओथ किससे रिलेटेड है? कोर्ट ओथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। बास्टिल फोर्ट को कब तोड़ा गया? 14 जुलाई 1789। ठीक है। अब देखो इस जो रिवॉल्यूशन हुआ, इस रिवॉल्यूशन में बहुत सारे लोगों ने जो है अपना योगदान दिया था, जिसमें से हमें 2 पार्टीज के बारे में याद रखना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड 2 पार्टियां, जैसे भारत में था ना गरम दल, नरम दल, वैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 2 पार्टियां थी। ठीक है। एक को कहा जाता था जैकोबियंस। ठीक है। क्या कहा जाता था? जैकोबियंस। ये जो आम लोग थे, गांव वाले लोग थे, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इनकी संख्या बहुत अधिक थी और ये वायलेंट इन नेचर होते थे, तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये गरम दल वाले थे। ठीक है। गरम दल लोग, गरम दल। जैकोबियंस कैसे थे? गरम दल के थे। और दूसरे थे जीरोदिस्ट। ठीक है, जीरोदिस्ट। ये इनकी संख्या कम थी, ये पढ़े लिखे लोग थे, थोड़ा एजेड थे, इसलिए ये नॉन वायलेंस का सहारा लेते थे, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं? नरम दल। ठीक
ठीक है, नरम दल। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कौन सी दो पार्टियां इन्वॉल्व हुई, इन दो पार्टियों को नाम याद रखना है। जीरो ने जीरो दिस्ट, जीरो दिस्ट, जीरो दिस्ट, ठीक है, जीरो दिस्ट, ठीक है, जीरो दिस्ट, जैकोबियन और जीरो दिस्ट, जैकोबियन और जीरो दिस्ट, जैकोबियन और जीरो जीरो दिस्ट। जैकोबियन नरम दल थे या गरम दल? गरम दल, ठीक है। तो गरम दल वाले जैसे ही हम कहेंगे दिमाग में क्या आएगा, इनकी संख्या बहुत अधिक थी, इनका नेचर वॉयलेंट था। संख्या अधिक कैसे रहेगी, जो कम पढ़े लिखे होंगे, गांव के एरिया से ज्यादा बिलोंग करेंगे, क्योंकि हमारी जो अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन कहाँ कम रहता है, गांव वाले एरिया में ज्यादा कम रहता है। और मार झगड़ा लड़ाई करने में आगे कौन रहते हैं, गांव वाले एकदम फेमस रहते हैं, है कि नहीं। कोई नया जाता है तो पहले मार देते हैं फिर पूछते हैं कौन था ये, ठीक है। हाँ, और जैसे ही हम जीरो दिस्ट का नाम लेंगे तो नरम दल, और नरम दल दिमाग में आते हैं, हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें आ जाना चाहिए, एक पढ़े लिखे होंगे, एजेड होंगे, ठीक है, और इनकी संख्या कम रहेगी, क्योंकि भारत में भी देखे तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है और एजेड लोगों का तो धीरे धीरे और ही कम रहता है, ठीक है। ओके, कुछ फिलोसफर्स के भी हमें नाम याद रखने हैं इसमें, जैसे रूसो मॉन्टेस्क्यू, मैं लिखता हूँ फिलोसफर, क्योंकि जब भी रिवोल्यूशन होता है, रिवोल्ट होता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, पार्टिसिपेशन होता है। फिलोसफर, ठीक है, फिलोसफर। फिलोसफर में हमें एक नाम याद रखना है, क्या, रूसो, ठीक है, रूसो, रूसो मॉन्टेस्क्यू। रूसो मॉन्टेस्क्यू ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉ, उसका किताब का नाम याद रखना है। रूसो ने कौन सी किताब लिखी, स्पिरिट ऑफ द लॉ। रूसो की किताब का नाम क्या है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ, स्पिरिट ऑफ द लॉ। और एक और फिलोसफर थे, उनका खाली नाम याद रखना, वोल्टायर, वोल्टायर, ठीक है। तो देखो फिलोसफर में दो नाम याद रखना, कौन सा, रूसो, वोल्टायर, रूसो और वोल्टायर। पूछेगा द स्पिरिट ऑफ द लॉ किसकी बुक है, रूसो की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में दो पार्टियों के नाम, जैकोबियन और जीरोदिस्ट, इनमें से कौन नरम दल था, कौन गरम दल था? गरम दल जैकोबियन था और गरम दल नरम दल जीरोदिस्ट थे और गरम दल जैकोबियन, ठीक है। ओके, बास्टिल दुर्ग कब गिराया गया, 14 जुलाई 1789। वॉट, अच्छा, ये टेनिस ओथ, कोर्ट ओथ का संबंध किससे है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। लेफ्टिस पार्टी या लेफ्ट विंग का किसे कहा जाता है, लेफ्ट पार्टी या लेफ्ट विंग की विचारधारा रखने वाला इंसान किसे कहा जाता है, जो कॉमन पीपल, जो गवर्नमेंट को, ये लॉ को अपोज करते हैं, ठीक है, तो उसे लेफ्टिस्ट कहते हैं, मतलब जो अपोजिशन होता है उसे लेफ्टिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया पूरा, ओके। और यहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, कब, अच्छा, फ्रेंच फ्रेंच जो लोग थे उन लोग अपना इंडिपेंडेंस कब मनाते हैं, 14 जुलाई 1789। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो खत्म होता है, अब बचेगा हमारा इटली और जर्मनी का इंटीग्रेशन, ठीक है, इटली और जर्मनी का इंटीग्रेशन। यहाँ पर कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, ये लोग इंटीग्रेट होते बिखरे हुए थे, ठीक है। और उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन, फिर रह जाएगा हमारा वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, उसके बाद कोल्ड वॉर और फिर क्यूबन क्राइसिस, और इस तरीके से हमारा ये खत्म हो जाएगा हिस्ट्री, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्लियर।